हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के बारे में। वीडियो की शुरुआत हम सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से करेंगे जो 14 फरवरी 2020 को आया था। साथ ही हम एक नज़र इस पे भी देंगे कि चुनावी सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से फैसले आए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, इसके क्या कारण हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है और आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आने वाले जो बिहार के इलेक्शन है जो अक्टूबर 2020 में होंगे, ये पहला इलेक्शन होगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 14 फरवरी 2020 को, वो पालन किया जाएगा। तो फैसला क्या था? हुआ ये था कि राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में दायर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2020 को एक फैसला सुनाया। उनका ये कहना था कि जितने भी सभी राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो अपने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सूची जो है, उसकी जो एक लिस्ट है, वो अपनी वेबसाइट, जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट, साथ ही साथ उनका जो सोशल मीडिया हैंडल होता है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यहाँ पे वो डाले, उसको वहाँ पे वो साझा करे। राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक कर उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस संदर्भ में चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। यदि कोई राजनीतिक दल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता है तो इसको न्यायालय की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और चुनाव आयोग ऐसे राजनीतिक दलों पर कार्रवाई भी कर सकता है। ये था पूरा फैसला। साथ ही साथ इसमें जो जानकारी जो शेयर करनी थी वो थी कि अपराध की प्रकृति क्या है, मतलब किस तरह का क्राइम है, चार्जशीट, संबंधित न्यायालय का नाम जहाँ पे वो केस चल रहा है, केस का नंबर क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इसी तरह का जो फैसला है ना, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन साझा कीजिए। पर हुआ क्या ना कि लूप होल्स, कोई भी फैसला आता है तो आप एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पे ये था कि जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा तो आपको जो है अपना जो क्रिमिनल पास्ट है वो बोल्ड लेटर्स में लिखना होगा, और जो मैंने आपको कहा कि डिटेल्स अपने वेबसाइट पे डालिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी कहा था। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अच्छे से इसको फॉलो नहीं की। न्यूज़पेपर में आपको साझा करना था तो किसी कोने में वो डाल देते थे जो कोई देखता नहीं था। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट अब इसको अच्छे से रिफाइन करके बताई है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है। साथ ही साथ किसी जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं वहाँ के राष्ट्रीय और स्थानीय भाषा में जो अखबार प्रकाशित होते हैं उस पर भी आपको ये डालना होगा। और एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि इस राजनीतिक दल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये बताना होगा, उनको ये रीज़न देना होगा कि आपने क्यों एक क्रिमिनल हिस्ट्री वाले कैंडिडेट को चुना है। आपका प्रत्याशी का एक हिस्टोरिकल ये जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, आपने क्यों नहीं किसी साफ सुथरे छवि वाले इंसान को अपना कैंडिडेट चुना है। तो ये कैसे पॉलिटिकल पार्टी जस्टिफाई करेंगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग चुनाव सुधार। तो हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेंस में थोड़ा बहुत जानकारी रहता है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है वहाँ पे लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1974 के बारे में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था जिसका नाम था कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है तो आप पैसे खर्च करते हैं। तो पैसे कैंडिडेट खर्च करता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी उस कैंडिडेट पे खर्च करती है, आयोजक करता है, ऑर्गेनाइजर करता है। तो ऐसे ऐसे क्या होता था कि आपका जो लिमिट है किसी भी का भी, उससे आप बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट पे जितना पैसा खर्चा होता है बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी और बाय ऑर्गेनाइजर, वो इसी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतलब जो आपका लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, तो कहीं से भी आए उस सबको इसमें ऐड किया जाए। ये जो फंडिंग होती थी, जो ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती थी इलेक्शंस में, इसको कर्व करने के लिए ये फैसला आया था। उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था रिगार्डिंग नोटा, नॉन ऑफ द एबव। इसमें कहा गया था कि जितने भी ईवीएम्स हैं यानी कि मतपत्र, वहाँ पे नोटा का ऑप्शन दिया जाएगा।
अगर हम 2017 के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बात कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जितने भी लोग हैं उनको अपनी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी होगी, वो 2017 में आया था, उसी को इन्होंने 2020 में वापस से रिपीट किया है। पर इस सबसे भी जो इम्पोर्टेंट फैसला है वो है 2013 का फैसला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखें। केस का नाम था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने RPI एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक सेक्शन है, सेक्शन 8(4). ये क्या कहता था है ना कि अगर कोई भी लीडर या फिर कोई भी कैंडिडेट वो कन्विक्टेड है किसी क्राइम के लिए, तो वो इस बेसिस पे चुनाव लड़ता था कि हम कन्विक्टेड तो हैं लेकिन मेरा जो केस है वो पेंडिंग है इन हायर कोर्ट्स, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो क्लॉज था, ये सेक्शन 8 और 4, इसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, कहा कि नहीं, इफ़ यू आर कन्विक्टेड देन यू कैन नॉट रन फॉर इलेक्शंस। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था अपराधीकरण को रोकने के लिए। तो जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लिए गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर होना तो ये चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर संसद कोई कानून बना के इसको करे, बट वो बहुत इनएक्टिव है। वो होते ही है ना कि सबको फ़ायदा हो रहा है तो वो क्यों ऐसा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो हक है कि ये चुनाव सुधार का, ये पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, ये हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। अब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना ही नहीं रही है, तो एक दूसरे को ये दे रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है चुनाव में, किसी भी इलेक्शंस में या फिर किसी भी इलेक्शन जो प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस होता है, उसमें वेरियस स्टेजेस होते हैं। उस हर स्टेज में किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले इंसान का जो बढ़ता हुआ पार्टिसिपेशन है, उसकी जो भागीदारी है वो जो बढ़ रही है हर लेवल पे, जैसे कि कैंपेनिंग होती है, फिर आप चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग फेजेस है ना। तो जहाँ जहाँ इस तरह के लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, तो उसी को हम कहते हैं राजनीतिक अपराधीकरण, यानी कि राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की बहुतता। अब हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट बीइंग इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। मैंने अभी आपको कहा कि ये जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही है कि वो कानून के ज़रिए जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कानून बनाना, ये यही कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो RPI एक्ट 1951 को जो है वो अमेंड करे, जो डील करता है विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो वो कभी अमेंड करेंगे नहीं। और साथ ही साथ बहुत सारे हैं कि जब भी वो होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही स्वर में, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो सब एक साथ हो जाती है कि नहीं, इसको हमको इम्प्लीमेंट नहीं करना, वी डोंट वांट दैट। तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर। तो यहाँ पे यही है, क्योंकि सबको फ़ायदा हो रहा है तो कोई भी जो है वो स्टेप नहीं लेना चाहती। तो पॉलिटिकल विल जो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा कमी है। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जित लॉज हैं बहुत सारे हैं, कोर्ट के जजमेंट है, बट ये तब तक आपको हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे ग्राउंड पे। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, ब्लैटेंट होता है, लेकिन कुछ होता है, किसी को सजा होती है, नहीं होती है। तीसरा है नैरो सेल्फ इंटरेस्ट एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स। अगर पूरा का पूरा आप क्रिमिनल हिस्ट्री भी किसी कैंडिडेट का आप छपवा दो, लोगों को मालूम है कि इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, फिर भी वो इंसान वो चुनाव जीत जाता है, क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ही नैरो प्रिज्म से देखते हैं। जैसे कि अगर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट ने ये कह दिया कि मैं इस जाति का हूँ या फिर मैं इस रिलीजन का हूँ, तो वो सिर्फ कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट पा के वो जीत जाएगा। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, लोगों का जो छोटा सा जो संकीर्ण जो सोच है या फिर जो हित है, इसकी वजह से भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रहा है। यूज़ ऑफ मसल एंड मनी पावर, द मेन रीज़न। किसी भी क्रिमिनल वाले बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को उतारने का मकसद यही होता है ना कि उसके पास मनी है। चुनाव बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता है, तो आपको पैसे चाहिए और आपका एक रुतबा भी होना चाहिए, एक डर होना चाहिए। तो ये काम करता है इनके फेवर में, ये इनको एक विनेबिलिटी फैक्टर देता है कि अगर आप इसको उतारेंगे तो ये सीट तो आप पक्की जीत रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको टिकट देती है ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस। और वैसे भी आपको मालूम है टिकट खरीदे जाते हैं। देन लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब है ना कि आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वेदर इट बी BJP और कांग्रेस, जितने भी टॉप के डिसीजंस होते हैं वो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ही होते हैं, जो उनकी इनर सर्कल होती है। तो
अगर उनका कैडर कहे भी कि आप इसको टिकट ना दें, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप मतलब वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी ना। ऑब्वियसली आप पैसे दे के टिकट खरीदते हैं, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में लोकतंत्र होगा तो वोटिंग होगी कि भाई इसको आप टिकट नहीं दे सकते, इसका जो छवि है वो दागदार है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली टिकट तो उनको दे ही देगी। अब है लैक ऑफ एडिक्वेट डेटरेंस, मतलब ये कि आपको मालूम है इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना स्लो है। अगर आपके खिलाफ कोई केस होता है तो पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल नहीं करती। अगर चार्जशीट फाइल करती है तो कोई विटनेस नहीं होता। अगर विटनेस होता है तो इतना दिन टाइम लगता है, तब तक वो 2 बार वो एमएलए बन चुका होता है। जब तक सज़ा होती है तो फिर वो कहता है कि हम हायर कोर्ट्स जाएंगे, फिर हायर कोर्ट में वो कन्विक्ट होता है। इतना लंबा प्रोसेस है, आधा ज़िंदगी जो उसका बीत गया, उसके बाद आप उसको कन्विक्ट करके सज़ा दोगे, क्या फ़ायदा। तो ये जो है ना कि कोई डर ही नहीं है कानून का, दिस इज़ द मेन रीज़न। उसके बाद अगर हम कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, FPTP, इसमें क्या होता है ना कि आपको मालूम है इंडिया में जो है वो आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम वोट्स चाहिए। लाइक जस्ट एक ही 3 कैंडिडेट है, एक को 20 वोट मिला, एक को 22 मिला, एक को 25 मिला, तो जिसको 25 मिला वो जीत गया, क्योंकि इसको मैक्सिमम वोट मिला। आपको मेजॉरिटी वोट नहीं चाहिए, मैक्सिमम वोट चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड FPTP इलेक्टोरल सिस्टम। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि गोली की बंदूक पे आप लोगों से वोट ले लेते हैं, आपको 2-3 भी ज़्यादा मिल गया तो आप जीत गए। देन जो वोटर है वो भी ज़्यादा अवेयर नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि जाति और रिलीजन के नाम पे इंडिया में ज़्यादा वोटिंग होती है। पढ़े लिखे लोग इस नाम पे वोट देते हैं। तो जब तक वोटर जागरूक नहीं होंगे तब तक स्थिति नहीं बदलने वाली है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करके नहीं होगा। अगर वो खड़ा करते हैं तो आप उनको वोट ना दें, आप नोटा को दबाएं। तो ऐसा भी तो नहीं होता ना, आप वोट दे देते हैं उन्हें। तो वोटर का जो अवेयरनेस है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और पब्लिक का जो है ना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है अगेंस्ट करप्ट जितने भी प्रैक्टिसेस है उसके खिलाफ। उनको लगता है दिस इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो अवेयरनेस का जो सेक्टर है यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ है यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म की ज़रूरत है, और जो हमारा पार्लियामेंट है उसके फंक्शनिंग में ज़रूरत है, एंड देन जुडिशरी। ये हमारे क्या हो गए रीजन्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, महत्वपूर्ण कारण। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए कोई पॉलिटिशियन है जो पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा अपना पैट्रोनेज और सपोर्ट किसी भी क्रिमिनल को। ये क्रिमिनल इन फेवर इसको क्या देगा, मनी देगा, मसल पावर देगा, कैंपेनिंग में हेल्प करेगा, चुनाव जीतने में हेल्प करेगा। और इन द मीन वाइल वो इतना बड़ा स्टेचर हो जाएगा कि वो खुद जो है वो टिकट लेके इलेक्शन लड़ने लगेगा। तो क्या है, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। क्या हो रहा है, एक नेक्सस हो रहा है, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, यही इसका इम्पैक्ट है। और अगर हम बात करें कि कुछ डेटाज़ के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम की जब हम एग्ज़ाम मेंस का आंसर लिखते हैं ना तो कुछ डेटा हैंडी होते हैं, आप उसको इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, स्पेशली इन BPSC, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको लंबा लिखना होता है। तो लाइक आप ये डेटा लिख सकते हो कि 2004 में 24% जो लोग थे उन पे जो MP थे उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। 2019 में ये 9 में बढ़ के ये 30 हो गया, 14 में बढ़ के ये 34 हो गया, और 2019 में बढ़ के ये 43% हो गया। तो ये बढ़ ही रहा है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। सबसे पहला कॉज ये है कि ये अगेंस्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट होते हैं वो ऑब्वियसली डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा जो प्रिंसिपल है ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इसके विरोध में काम करता है। उसके बाद जो गुड गवर्नेंस है वो उसको भी इम्पैक्ट करता है। आप जस्ट इमेजिन, जो इंसान लॉ को तोड़ता है, इफ़ अ लॉ ब्रेकर बिकम अ लॉ मेकर, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का गवर्नेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारा जो गुड गवर्नेंस का जो हमारा सपना है डेमोक्रेसी के थ्रू अचीव करने का, वो इसको हैम्पर करता है। द थर्ड थिंग बीइंग कि जो पब्लिक सर्वेंट्स है उसकी इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, हम लोग जब स्कूल में थे ना तो हमारे एक टीचर कहते थे, एक छोटी सी स्टोरी रिगार्डिंग दिस, कि कोई बच्चा है, 2 स्टूडेंट है, स्कूल में है, एक बहुत ही ब्रिलियंट है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, दूसरा बहुत ही बदमाश है, सबको तंग करता है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो स्कूल में भी उस बदमाश वाले बच्चे से तंग होते रहता है। आगे चल के ये पढ़ने वाला बच्चा लेट्स जैसे IAS बन गया, और ये बदमाश लड़का लेट्स जैसे पॉलिटिशियन बन गया। तो पॉलिटिशियन बन के भी ये इसको तंग करेगा, भले ही आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो।
तो दिस इज़ द थिंग हेयर कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स की जो इंटीग्रिटी होता है उसको भी इम्पैक्ट करता है। एक नेक्सस बन जाता है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिक्स। जो सोशल हार्मनी है उसको भी ये तंग करता है। देखिए, आप जब आप देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला, कोई भी गुंडा आगे चल के नेता बन गया, तो किस तरह का संदेश देता है अपने युवा को। वैसे भी फिल्मों में जो गन लेके चलता है उसको आप ऐसे दिखाते हैं जैसे इट इज़ वेरी कूल। तो एक तरह से जो हमारे युवा हैं इनके लिए एक बहुत ही बुरा संदेश है कि वायलेंस इज़ अ गुड थिंग, वायलेंस इज़ अ कूल थिंग। तो ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस इन अ सोसाइटी इसके थ्रू जो है वो प्रमोट होता है, और ये हमारे युवा के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। द लास्ट थिंग बीइंग कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक दूसरे को आप देते हो, तो कोई भी क्राइम है तो कहेंगे कि अरे ये तो वेंडेटा है, इन्होंने ऐसा किया नहीं, ये इस पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए इन पे जो है ये सारे चार्जेस लगे हैं। तो क्राइम का भी क्या होता है, राजनीतिकरण हो जाता है। इफ़ेक्ट जानने के बाद हम बात करते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको थोड़ा बहुत हिंट दे चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग बीइंग स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत कमेटी, वेरियस कमेटी ने टाइम टू टाइम ये रिकमेंड किया है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एक मेजर हो सकता है जिससे जो ब्लैक मनी है या फिर जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा, नोटा को एक कैंडिडेट के तौर पे आप उसको ट्रीट करें। जब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, आपको मालूम है कि सबके खिलाफ जो है वो केसेस चल रहे हैं, तो आप नोटा दबा के आओ, आप उसको एज ए कैंडिडेट ही ट्रीट करो। तो नोटा को लेके अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाइए, स्पेशल कोर्ट बनाइए, जहाँ पे जो भी केसेस है जो पेंडिंग है वो सारे के सारे सॉर्ट आउट किए जा सके। थर्ड थिंग कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ाना। ये कैसे हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को आप आरटीआई के अंदर लाइए, लेकिन ये कभी भी नहीं आएंगे। जुडिशरी एंड पॉलिटिकल पार्टीज ये आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहते। एंड यही हमारा सेकेंड पॉइंट है। देन आरपीआई, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसको जो है, इसका जो प्रोविजंस है इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जो है आपको डिस्क्वालिफिकेशन का पावर देता है। इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही विजिलेंटली जो है वो फॉलो करवाए, इसके लिए हमको और भी ज़्यादा पावर दे सकते हैं। राइट टू रिकॉल, जो कि लोकल बॉडीज़ में अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, लेट्स जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उसको हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वोट आप और हम देते हैं, और हम ही हैं जो जाति और धर्म के आधार पे देते हैं, तो जो बिहेवियरल चेंज है, जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो वोटर को लानी होगी। अगर वोटर बदल जाए, अगर वोटर जाति धर्म के नाम पे वोट ना दे, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फोर्स होना होगा कि वो अपना स्टैंड चेंज करे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।